हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का बैच स्टार्ट हो चुका है और हम एनसीईआरटी के इस बैच में साइंस और सामाजिक की 6ठी से 12वीं तक की सभी किताबों का अध्ययन करेंगे और साथ ही उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अच्छा, कल हमने 6ठी का विज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसको किया था कि भोजन यह कहाँ से आता है। चैप्टर का नाम भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन से रिलेटेड हमने कुछ बातें उसमें सीखी थी और पूरे चैप्टर का अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को करेंगे। चैप्टर 2 जो हमारा है भोजन के संगठन, मतलब भोजन में पोषक तत्व कौन से हैं, और जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। यदि चैप्टर 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ये आ गया हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है भोजन के घटक। ठीक है, जैसे पहले लेसन में हमने भोजन के संघटक पढ़े थे। जैसे एक भोजन में कितने प्रकार के संघटक है। जैसे हम चावल बनाते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि चावल बनाते हैं, चावल में पानी और चावल 2 संघटक है। इसी तरह भोजन में घटक होते हैं। घटक मतलब तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये उसके तत्व होते हैं। और ये तत्व किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं और किन खाद्यान्नों में पाए जाते हैं, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। इस प्रकार भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का बर्ताव हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भोजन अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती है। जो कहने का भाव है कि जो अध्याय 1 में हमने भोजन के संगठक और किस प्रकार के हमारे पास भोजन है वो देखे थे। यदि अध्याय 1 की वीडियो देखी है तो आपने पता होगा कि उसमें किस तरह के जंतु होते हैं भोजन को खाने वाले, तो वो भी हमने देखे थे। इससे आगे देखेंगे कि क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है और दूसरे खाद्यान्न पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दिए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह विविध प्रकार के व्यंजन हर समय खा सके। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह के विवरण कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता है। 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियों से बना होता है। और यदि आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट कर दीजिए कि उन सामग्रियों को हम क्या बोलते हैं और क्या शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए उसके बारे में, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इन कच्ची सामग्रियों के संगठक क्या हैं। इन कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक मतलब पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश और जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। मतलब कि ये समझाना चाह रहा है कि हमारे भोजन में जो कच्ची सामग्री पाई जाती है उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके साथ साथ जल और रुद्राक्ष मतलब फाइबर होते हैं और जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्योंकि हर तत्व का कुछ ना कुछ महत्व होता है। कोई तत्व हमारे शरीर को बनाता है, कोई तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, कोई तत्व हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है। इस प्रकार हर एक तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि एक भी कम हो गया तो वो भोजन हमारे लिए संतुलित भोजन नहीं होगा। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है। कुछ साधारण विधियों में हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों के माध्यम से परीक्षणों को सामग्री 2.1 में लिखें। मतलब कि हम अब करेंगे परीक्षण। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कार्बन सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनलियों या एक ड्रापर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षणों को 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अपने अध्यापक निम्न विधि से तैयार करा सकते हैं आपके अध्यापक से। आइए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य
कार्बोहाइड्रेट्स मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण मतलब हम जानेंगे कि ये मंड है ना, जो मंड है कार्बोहाइड्रेट्स का रूप, तो ये हमारे भोजन में है या नहीं, इसके बारे में कैसे जानेंगे, ये परीक्षण करेंगे इसके बारे में। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अलग मात्रा लीजिए, मतलब जो भी हमारे पास, जैसे कच्चा आलू लीजिए या पका हुआ आलू ले लीजिए, इसे तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे मिलाइए। इसमें आयोडीन की 2-3 बूंदे मिलानी है। उसके बाद खाद्य पदार्थ के रंग का परिवर्तन होते हुए देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यदि नीला काला हो गया तो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। बोले इससे हमें क्या पता चला, यदि हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि इस खाद्य पदार्थ में मंड या कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, तो हमें क्या लेना है कि कच्चे पदार्थ को लेना है, उस पर आयोडीन डालना है, आयोडीन की 2-3 बूंदे डालनी है। यदि वो नीला या काला हो गया तो इसका मतलब उसमें मंड उपस्थित है। उसके बाद इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रशिक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा में पीस कर या मसलकर उस चूर्ण को एक साफ परखनली में डालें और 10 बूंदे जल की डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रापर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट को जैसे देसी भाषा में नीला सुत्था बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन या 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली रख लीजिए। कास्टिक सोडा हमारे 2 सोडे में प्रयोग होता है, 2 कपड़े धोने का सोडा होता है ना, उसमें कास्टिक सोडा प्रयोग होता है बनाने में। उसके परखनली में वो रख दीजिए। आपने देखा कि परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यदि बैंगनी रंग का वो हो गया, आपको क्या करना है कि एक परखनली लेनी है, उसमें पीसा हुआ कोई भी पदार्थ डालना है, उसमें जल मिलाना है, जल मिलाने के बाद पेस्ट बनाना है उसका और हिला के वो रख देना है। हिला के रख देने के बाद उसमें पहले कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा मिलाना है। उसके बाद 10 बूंदे 2-3 बूंदे मिलानी है इसमें कॉपर सल्फेट की। उसके बाद 10 बूंदे मिलानी है उसमें कास्टिक सोडे की। यदि उसमें बैंगनी रंग हो जाता है उसमें प्रोटीन है। इसके बाद वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण के लिए हम किसी चीज़ को कूटकर कागज में लपेट लेंगे। कागज में लपेट के उसे कूटेंगे जितना उसके, और कूटते हुए ये ध्यान रखेंगे कागज ना फटे। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने ले जाए, क्या आपको एक धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि वसा के बारे में आपको बताएं तो वसा होती है चिकनाई। किसी भी चीज में यदि चिकनाई है तो उसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या काम आते हैं और किस किस चीज में ये पाए जाते हैं। देखो, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली शरीर को ऊर्जा देने के काम आता है। ये किस किस चीज में पाया जाता है, ये जैसे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये पाया जाता है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं। मतलब कहने का भाव ये है कि ये पाया जाता है मेनली अनाज में। अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और आलू में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद वसा की बात कर लेते हैं। वसा पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में और सोयाबीन के तेल में। हर प्रकार के तेल में वसा पाया जाता है। घी में भी वसा पाया जाता है। 2 प्रकार की चीजें दर्शाई गई है हमारे पास, 2 तरह से दर्शा दी है उन्होंने। जो पौधों से प्राप्त होने वाली वसा है वो तेल के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों का तेल हो गया, या बादाम, अखरोट वगैरह हो गए, उनमें पाया जाता है। वसा पौधों से प्राप्त होता है जो। उसके बाद हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा कौन सी है, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम होगी, अंडे में भी वसा होती है। उसके बाद मांस में, मछली में, इनमें वसा होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोटीन किस किस में पाया जाता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो हर प्रकार की दालों में और मटर में ये प्रोटीन पाया जाता है, पौधों से प्राप्त होता है जो। यदि हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन की बात करें तो मांस, मछली, पनीर और अंडे में ये पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। मतलब कि जिसमें वसा पाया जाता है लगभग उसी में भी प्रोटीन भी पाया जाता है जंतुओं से प्राप्त। पॉइंट 2 में देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा प्रदान होती है। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन जिसमें भी होगा उसको शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखें, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के नाम से है। और एक समूह विटामिनों का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। जैसे आपने बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट वगैरह खाई होगी तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों की रक्षा करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाए गए हैं। 2.6 देख लेते हैं। विटामिन ए के स्रोत हैं जो दूध, मछली का तेल और पपीता, गाजर, आम।
विटामिन बी के यहाँ देख लीजिए चावल, दाल और यकृत। विटामिन सी की बात करें तो अमरूद, मिर्च, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद विटामिन डी, एक दही को छोड़कर, दही में क्या पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद यदि विटामिन डी की बात करें तो सबसे ज़्यादा धूप से मिलता है। उसके बाद दूध, जो हमारी धूप हो गया ना, सूर्य से आने वाली सनलाइट, उससे मिलता है। उसके बाद दूध, मक्खन, अंडे, यकृत और मछली से, ठीक है, मछली के तेल में विटामिन डी बहुत पाया जाता है। उसके बाद मिनरल की बात कर लेते हैं। आयोडीन किस में होता है, आयोडीन होता है जैसे समुद्री जीव कोई भी होगी उसमें आयोडीन लगभग पाया जाता है। उसके बाद अदरक में तो हरी सब्जियों में भी विटामिन पाया जाता है। फास्फोरस दूध में, केले में, मिर्ची में और चावल और दालों में फास्फोरस पाया जाता है। लोहा बात करें तो सेब, नाशपाती, यकृत और हरी सब्जियों में। कैल्शियम की बात करें दूध, अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अब तक हमने सीखा कि पोषक तत्वों के हमारे शरीर में क्या क्या काम है, तो एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं, शायद आपके सही से समझ में नहीं आया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार वसा भी ऊर्जा देता है, मगर इनमें फर्क है। जैसे कि यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को लें और उसी प्रकार 1 ग्राम वसा को लें तो क्या होएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा है उसकी अपेक्षाकृत वसा से मिलने वाली ऊर्जा अधिक होगी। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलेगी उससे ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलेगी 1 ग्राम वसा से। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे शरीर में मतलब कंटिन्यू ऊर्जा दे जाता है जैसे हम भोजन करते हैं, मगर वसा हमारे शरीर में 2 तरह के काम करती है। पहला, हमारे शरीर को ठंड से बचाना, त्वचा के नीचे जो भी चर्बी बनी होती है तो वो वसा की बनी होती है, और उसके बाद ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। जैसे वसा, जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पूरा नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट से इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही, तो वसा से ये पूरी की जा सकती है, भंडारित करता है इसे हमारा शरीर। उसके बाद प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। यदि किसी को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता तो उसके शरीर की वृद्धि रुक जाए। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा कि यदि उसे संपूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल रहा, मतलब अच्छा भोजन नहीं मिल रहा और उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, दूध वगैरह की मात्रा बहुत कम है, तो उसकी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार वसा के बारे में सीख लिया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। इसके बाद विटामिन की बात करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे विटामिन ए रतौंधी के लिए जरूरी है, जो रतौंधी आंखों का रोग होता है ना, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता, और विटामिन बी बेरी के लिए, विटामिन सी सकरवी के लिए, या रोगों से लड़ने की क्षमता विटामिन सी ही बढ़ाता है। डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसी तरह ई हमारी त्वचा के लिए जरूरी है, और के की बात करें तो के रक्त से थक्का बनाने की प्रक्रिया को रोकता है, कम करता है। जैसे हार्ट अटैक जिसमें आता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिजों के कुछ स्रोतों को चित्र नंबर 2.10 में दिखाया गया, हमने देख लिया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षकों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे मतलब फाइबर, और उसके बाद जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, मतलब कि जो अन्न है हमारे, गेहूं हो गया, चावल हो गया, साबुत के साबुत खा लिए, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे शरीर के भोजन के लिए आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। मतलब इसका मुख्य काम ये है कि ये हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर आने पहुंचा सकता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर में जल प्रदान कर सकता है। अच्छा जी, इसने क्या कहा है कि जल का मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर में। जल का मुख्य कार्य है जैसे अवशिष्ट पदार्थों को निकालना, और हमारे शरीर को जैसे उपस्थित भोजन में उपस्थित पोषक तत्व है उनको अच्छी तरह पचाना हमारा जल का कार्य है। और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल जैसे पानी पीते हैं हम, उसके बाद दूध से, चाय से, कोई भी लिक्विड लेते हैं तो उससे हमें जल प्राप्त होता है। उसके बाद जल हमें जैसे भोजन में जल डालते हैं, भोजन बनाते हुए, जैसे चावल बनाते हुए डालते हैं, सब्जी बनाते हुए डालते हैं, तो उससे भी हमें जल प्राप्त होता है। उसके बाद आ गया हमारा संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए
आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब संतुलित एक वर्ड थी काम ने संतुलित आहार, ये कई बार कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है। जैसे एनसीईआरटी के जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम होते हैं लगभग उनमें से सभी में पूछा जाता है। उसके बाद आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, न तो उनकी मात्रा अधिक होती जो हमें चाहिए, जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा होती है, न ही कम होती। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? क्या यह सब भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज और दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार अन्य प्रकार के भोजन कई प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अलग व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे पोषक तत्व नष्ट न हो जाए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई प्रकार के मुख्य विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया है और बाद में इसे फेंक देते हैं तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, मतलब कि सलाद वगैरह खाएं? अब तक हमने क्या सीखा कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे भोजन से नष्ट हो जाते हैं। और जिसमें विटामिन जो नष्ट होता है मुख्यतः वो होता है विटामिन सी, और जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। वही विटामिन नष्ट हो गए तो हमारे शरीर को रोगों से कौन बचा सकता है? इसलिए भोजन को जितना हो सके कम पकाएं। बोले ये नहीं कि कच्चा खा लें, बट इतना ना पकाएं कि उसका विटामिन सी नष्ट हो जाए। भोजन ने सोचता है कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझो एक करैक्टर दिया गया है एनसीईआरटी में, ये आपको 10वीं 12वीं तक भी मिलेगा। बूझो और पहेली। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाए, इसके अलावा कुछ ना खाए। क्या आप सोचते हैं ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। मोटापे का कारण कैसे? जैसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा एनर्जी मिलने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि ज़्यादा होगी और इससे चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी, और चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी जब मोटापे का कारण बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वसा चर्बी के रूप में संगठित होती है, इसलिए तला हुआ भोजन कम खाना चाहिए। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने में पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी वह भोजन को में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिस। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक उपस्थित नहीं है तो उसे वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ होता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो जाती है। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं को जानने की कोशिश की और विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब देख लेते हैं किस विटामिन के कारण या खनिज लवण के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया। विटामिन ए में हमारे शरीर में क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, वो हो जाता है। इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये इसके लक्षण है। विटामिन B1 इसका रोग की बात करें तो बेरी। यदि इसके लक्षण की बात करें, बेरी रोग के लक्षण क्या होते हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, मतलब कि आपसे काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा और आप
काम में मन नहीं लगा पाएंगे। विटामिन सी सकरवी मसूदा से खून आता है इसमें और गाँव बढ़ने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेटस अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से जो कैल्शियम खनिज है हमारे शरीर में, खनिज यदि कम हो जाए अस्थियाँ और दंतक से, मतलब कि अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं और दंतक से मतलब दांत भी कमजोर हो जाते हैं, कमजोर अस्थियाँ और दंतक से। उसके बाद आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, गाइटर बोलते हैं जिसको। गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब कि जो आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जैसे टाटा का आयोडीन युक्त नमक होता है उसी तरह आयोडीन हमारे भोजन में किसी न किसी रूप में जरूर होना चाहिए। गाइटर में क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जैसे गला पूरा फूल जाता है। या फिर बच्चों में इस विकृति की बात करें तो बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब कि जैसे एक मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है कि उसका दिमाग सही हालत में नहीं होता, ठीक है। लोह से हो जाता है अरक्तता, इसका लक्षण है कमजोरी। अरक्तता होती है हमारे शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी। इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख शब्द। पहला हो गया हमारा संतुलित आहार। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर के अनुसार होती है, जितने हमारे शरीर को चाहिए, ना उससे अधिक होते हैं ना उससे कम होते हैं, उसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। और सभी प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद बेरी बेरी एक प्रकार का रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अनाजों से मिलने वाले पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। उसके बाद ऊर्जा, हमारे शरीर के काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। वसा, यह एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसे हम चिकनाई भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे सकता है। और यह शरीर में चर्बी के रूप में और शरीर में दूसरा रूप इसका होता है संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद खनिज कई तरह के होते हैं, जैसे कि लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये हमारे शरीर में अलग मात्रा में पाए जाते हैं। आयोडीन 20 का एक उदाहरण है, अलग मात्रा में पाए जाते हैं, मगर इनका शरीर में बहुत ही फायदा, इनके कारण हमारा शरीर मजबूत होता है। पोषक तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व जो हमारे शरीर के का पोषण करते हैं अच्छे प्रकार से, उसे पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को मजबूती देता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत ही सहायक है। उसके बाद रुकसांस हमारे शरीर में बहुत ही अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। यह हरी सब्जियों से और फलों से हमें मिलते हैं और खाद्यान्न से मतलब अन्नों से। अच्छा, इसका काम हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालना है। जो भोजन पचा नहीं है हमारे शरीर को नहीं पचा सकता है, उसको बाहर निकालना है। सकरवी होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, एक सकरवी है। उसके बाद मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। विटामिन बहुत ही अलग मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो हम रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, से विटामिन कहते हैं। इसके कई उदाहरण जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देख लेते हैं इसके की पॉइंट या सारांश। जैसे पहला हो गया हमारे भोजन में मुख्य तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। इसके बाद वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, मगर इसमें अपेक्षाकृत बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है जो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में मिलती है। विटामिन यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। उसके बाद खनिज लवण हमारे शरीर को भिन्न बीमारियों से बचाते हैं। आहारी रेशे जिसे रुकसांस भी बोलते हैं और जल हमारे भोजन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमने पढ़ लिया था। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। मतलब हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण मतलब मरम्मत किससे होती है या रक्षा किससे की जाती है? प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की रक्षा या वृद्धि करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त रुकसांस और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि यदि एक या एक से अधिक कोई पोषक तत्व हमारे शरीर में हमारे भोजन में कंटिन्यू कम होता जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भोजन है हमारे लिए सही नहीं है और वो किसी न किसी रोग या विकार का कारण बनता है। आशा करते हैं कि यह चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा और इससे जुड़ी यदि आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की एक दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती होते हैं, कुछ संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। बट मानव के द्वारा तो हर एक बनाए जाते हैं, उनके तंतु मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते। उसके पास
ऊनी मफलर और शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहली और बुजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बुजो ने अपने आसपास विभिन्न वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और जाड़न डस्टर आदि में सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान सकते हैं? क्रियाकलाप नंबर 1, आपके पास किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई में बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े का प्रत्येक कतरन का स्पर्श को अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर उस कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल को लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सख्त टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। क्रियाकलाप नंबर 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन या सुई की सहायता से आप एक धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक व्यवस्थित करने से वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? इसमें हम सीखेंगे कि धागा किससे बनता है और धागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, जैसे रेशमी होते हैं, सूती होते हैं, या संश्लिष्ट जैसे रेयान वगैरह हो गए, तो ये वस्त्र कैसे बनते हैं और इसके जो धागे हैं वो कैसे बनते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े को एक सिरे पर अपने अंगूठे से दबाइए और धागे के दूसरे सिरे इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में देखिए के अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया? इसी से अपना धागा बनाया जाता है। सुई में धागा पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में प्रतीक हो जाता है। देखा होगा कई बार सुई में धागा पाया होगा ना आपने, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी धागा पाते हैं तो वो कई लड़ियों में, कई मतलब छोटे छोटे धागों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिसे तंतु कहते हैं। मतलब कि अब हम जान लेते हैं कि एक कपड़ा कैसे बना होता है। जैसे कपड़ा छोटी छोटी पतली लड़ियाँ बनाई जाती है, उसके बाद जिसे हम तंतु कहते हैं। तंतु से मोटी लड़ियाँ बनाई जाती है। मोटी, इतनी मोटी नहीं कि बहुत ही मोटी होगी वो, उससे धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा बनाया जाता है। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं ये जानेंगे हम। अब तक हमने सीखा कि जो वस्त्र है वो धागों से मिलकर बने होते हैं, धागे मिलकर बने होते हैं तंतुओं से। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कातरित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। मतलब कि अब तक हमने सीखा कि तंतु जैसे 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, उनकी भी 2 शाखाएं डिवाइड होगी, जैसे पादपों से प्राप्त तंतु और जंतुओं से प्राप्त तंतु। पादपों से प्राप्त तंतु की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास सूती वस्त्र के तंतु। सूती वस्त्र में धागा प्राप्त होता है। और एक होता है हमारा रेशम से प्राप्त, और एक होता है हमारा जूट से, या जूट जो पटसन होती है ना, पटसन से प्राप्त तंतु। ठीक है। उसके बाद यदि हम ऊन और रेशम की बात करें तो जंतु से प्राप्त तंतु हो गए, जंतु से प्राप्त धागे हो गए। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन तथा एयरलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब तक हमने सीखा कि 2 तरह के अपने पास तंतु होते हैं, एक प्राकृतिक, एक संश्लिष्ट। प्राकृतिक में हम देखें तो पादपों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। पादपों से प्राप्त हो गए हमारे सूती और पटसन से प्राप्त। ठीक है। उसके बाद जंतुओं से प्राप्त ऊनी और रेशम। ऊनी हमें प्राप्त होते हैं भेड़ों से, बकरियों से, ऊंटों से, याक से और खरगोश से। इनके बालों से हमें ऊनी वस्त्र प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट से हमें प्राप्त होते हैं रेशमी वस्त्र के धागे। उसके बाद संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम तंतु भी बोलते हैं। मतलब कृत्रिम तो ये सारे ही हैं तंतु वैसे, बट कृत्रिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी प्रकार के पादप या जंतु से प्राप्त नहीं किए जाते। ये रसायनों से बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, टेरिकोट,
रेयान इत्यादि। कुछ पादप तंतु, अब पादप तंतु का देख लेते हैं। रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों के लिए आपने क्या प्रयोग किया है? इन रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि हम तेल के लैंप की बत्तियां बनाते हैं, वैसे बत्तियां बनाते हैं जो जोत वगैरह में प्रयोग की जाती है, तो उसमें ज़्यादातर रुई प्रयोग होती है। और रुई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गद्दे, रजाइयों में, तकियों में प्रयोग करते हैं। कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर प्रतीक कीजिए, उसका एक किनारा ध्यान से देखिए। आपने देखा क्या परीक्षण किया है? छोटी छोटी लड़ियों जिन्हें हम देख नहीं सकते, एक कपास के तंतुओं से बना होता है। मतलब कि हमें कपास के तंतु देखने हैं इस तरह। रुई कहाँ से आती है? इन्हें खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। क्या आपने ऐसे कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास का पादप के फल, कपास गोलक कहते हैं जिन्हें, लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले, कपास बीज को बिनोला बोलते हैं, को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के प्रफुल्ल रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक गया हो। मतलब अब तक आपने क्या सीखा कि कपास की खेती कहाँ की जाती है? एक तो ये सीखा कि कपास की खेती काली और शुष्क मृदा में की जाती है, और ये कई राज्यों में की जाती है। कई राज्य में आ गया हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक होती है, महाराष्ट्र इत्यादि। ठीक है, इनमें ये कपास की खेती की जाती है। उसके बाद कपास की खेती जब करते हैं तो इनमें कपास गोलक, जब नींबू के आकार के कपास गोलक होते हैं, मतलब छोटे छोटे नींबू के आकार के फल लगते हैं, उनके बाद जब वो पक जाते हैं, पक जाने के बाद वो खुल जाते हैं, और खुलने के बाद उनमें से कपास दिखने लग जाते हैं, और कपास के अंदर होते हैं बिनोले, जिसे कपास का बीज भी कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। यदि कपास की खेत को खिला देखोगे तो ये कपास का खेत आपको एक ईम की, यदि कपास का पूरा खेत खिल रहा है तो ऐसा लगेगा कि ईम की चादर बिछ रही है। ठीक है, इसके बाद जूट और पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, मतलब जब फूल लगते हैं इसके। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा प्रतीक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद हो गया सूती वस्त्र की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि एक बाती बनाते हैं, उसे थोड़ी पतली बना लीजिए और घुमाइए, उससे आपका धागा बन जाएगा। एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए, इसमें यही दिखा रखा है। एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे या तर्जनी उंगली के बीच रुई की चुटकी भरिए और उसे कुछ धीरे धीरे रुई को बाहर खींचिए। रेशों को लगातार ऐंठते रहिए, मतलब घुमाते रहिए। क्या आप धागा बना सके? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब कताई किसे बोलते हैं? यदि रेशों से हम धागा बनाते हैं, किसी भी चीज़ का हो सकता है, रेशम का भी हो सकता है, वो उसे कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज को रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने में रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। मतलब आपने चरखे में देखा होगा, तकली होती है एक, जैसे आपके घर में कोई पुराना चरखा हो तो देख लेना, उसमें एक तकली होती है जिसके माध्यम से हम धागा बनाते हैं। जो पुराने अपने पूर्वज हैं वो इसी तरह धागा बनाते थे। सबसे प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का ब्रीस करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब कि एक चरखा आंदोलन चला था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अनुसार, जो महात्मा गांधी ने चलाया था, जिसमें क्या कहा था कि आप ब्रिटेन से आए कपड़ों को मत पहनिए, अपने द्वारा बनाए गए चरखे काट कर अपने खुद के द्वारा कपड़े बनाइए, जिसे खादी वस्त्र बोलते हैं, उनको बनाइए और उनको पहनिए। बरीद पैमाने पर तागों की कटाई का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। कटाई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। मतलब जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वस्त्रों से तागे बनाए जाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इसमें से 2 विधियां प्रमुख हैं। एक तो हो गया हमारा बुनाई और एक हो गया बंदाई। क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बना होता है। तागों के 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। जैसे कि आपने कोई वस्त्र देखा होगा, वस्त्र का यदि आप चकोर टुकड़ा लोगे, उसके धागे खींचोगे तो धागे 2 तरह से व्यवस्थित होते हैं, 2 तरह से बुने होते हैं। जैसे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे वो धागे जुड़े होते हैं, जिसे बुनाई कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वीविंग। और इसके बाद देख लेते हैं हम बंदाई। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तागों के वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों पर की जाती है। करगे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या हाथ से चलाए जाते हैं।
एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इस बुनाई या नीटिंग में एक एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के एक धागे को खींच के देखा है? जब आप ऐसा करते तो क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधरता चला जाता है। मोजे या बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार बुनाई हाथों से या मशीनों से भी की जाती है। इस प्रकार हमने सीखा कि दो तरह की बुनाई होती है। तो होती है बुनाई, एक होती है बंदाई। बंदाई से हम जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं वो होगी हमारी बंदाई। और बुनाई की यदि हम बात करें तो बुनाई होगी जैसे 90 डिग्री के कोण पे दो धागों को, मतलब कई सारे धागों को व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम बुनाई। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां या जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां और घास को बुनकर चटाइयां और डालियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। इससे हमें पता चला कि जो हमारे भारत में या दुनिया में पहले लोग क्या पहनते थे, जैसे पत्ते वगैरह, पेड़ों की छाल या फिर जंतुओं की खाल वगैरह पहनते थे। उसके बाद जब कृषि युग आया, कृषि जैसे मेहरगढ़ से कृषि शुरू हुई, कृषि के कारण लोग एक जगह बसना शुरू हो गए। उसके बाद जंतुओं के बाल वगैरह से या छोटी लताओं से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लड़ियां बनानी शुरू कर दी। ऐंठ के लड़ियां बनाने के बाद उस लड़ियों से चटाई वगैरह बनाने लगे या कपड़े वगैरह बनाने लगे। ज़्यादातर भारतीय कहाँ रहते थे? ज़्यादातर भारतीय रहते थे गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में, जिनमें कपास की खेती बहुत की जाती है। इसी प्रकार फ्लैक्स भी एक पौधा है। फ्लैक्स से क्या होता है कि इससे भी एक प्राकृतिक तंतु मिलता है जो मिस्र में उगाया जाता था। कपास और फ्लैक्स दोनों मिस्र के नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोए जाते हैं। आपको नील नदी पता है कि मिस्र में पाई जाने वाली एक मुख्य नदी है। उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, मतलब ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। मतलब कि पहले क्या करते थे कि ऐसे लपेटते थे कपड़े को, उसके बाद सुई का आविष्कार होने के बाद कपड़ों को सिलने लगे, कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सारी विभिन्नताएं आई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ बिना सिले रूप में ही उपयोग की जाती है। बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है ये, मगर ये पहले शुरू में ऐसे ही पहने जाते। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं हम प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द में पहला हो गया हमारा रुई, जो कपास से प्राप्त की जाती है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक तंतु है। इसके बाद देख लेते हैं हम प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द में पहला हो गया हमारा रुई। सूती वस्त्रों को बनाने वाले तत्व को रुई कहते हैं, जो कपास से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्राकृतिक तंतु है। उसके बाद हो गया वस्त्र। वस्त्र धागों से एक संरचना बनाई जाती है जो हमारे पहनने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे कहते हैं वस्त्र। उसके बाद तंतु, धागे जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं उसे तंतु कहते हैं। ये छोटी छोटी लड़ियों के रूप में होते हैं। इसके बाद कताई, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बुनाई, धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई। और तागा, तंतुओं से बनी चीज़ को तागा कहते हैं, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके की पॉइंट देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। हमने ये इसमें देख लिया। वस्त्र तागों से मिलकर बने होते हैं, जिससे तंतुओं से बनाया जाता है। ये भी हमने देख लिया। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं, संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण है, और जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागे से दो प्रकार की बुनाई की जाती है, एक तो बुनाई होती है और एक बंदाई होती है, जिससे वस्त्र बनता है। सर आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में, पीछे वो कवर कर लेते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा कि भोजन के घटक। भोजन में घटक कौन से हैं? भोजन में जो घटक पाए जाते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन,
रुक्षांश और जल, इसमें खनिज लवण भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। वसा का प्रयोग भी ऊर्जा देने के लिए किया जाता है, मगर वसा हमारे शरीर में संग्रहित रहती है और चर्बी के रूप में संग्रहित रहती है। उसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसके बाद खनिज लवण हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। विटामिन का भी यही काम है। उसके बाद रुक्षांश की बात करें तो रुक्षांश को हम आहारी रेशे भी कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइबर। फाइबर का काम हमारे शरीर में अपचे भोजन को बाहर निकालना। इसी प्रकार जल होता है। जल हमारे शरीर को बहुत सारे लिक्विडों से प्राप्त होता है। जल का काम हमारे शरीर में भोजन को पचाना होता है और उसके बाद अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का सारांश देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा कि हम तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संश्लिष्ट वस्त्र या फिर प्राकृतिक वस्त्र। प्राकृतिक वस्त्र जैसे सूती, ऊनी और रेशम के वस्त्र। संश्लिष्ट रेयान, पॉलिएस्टर या फिर एक्रिलिक, ये वस्त्र हमारे कृत्रिम वस्त्र हो गया, संश्लिष्ट वस्त्र। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तागा जिस चीज से बनता है उसे तंतु कहते हैं। छोटी छोटी लड़ियों के रूप में होते हैं। तंतु हमें प्राकृतिक रूप से दो तरह से मिलते हैं, पादपों से और जंतुओं से। जो सूती वस्त्र और जूट के वस्त्र होते हैं वो हमें पादपों से मिलते हैं, और रेशम और ऊन के वस्त्र हमें मिलते हैं जंतुओं से। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन के घटक और तंतु से वस्त्र तक छठी क्लास के दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिसको एनसीईआरटी के बैच की जरूरत है, और जो पेड बैच किसी भी चैनल का नहीं पढ़ सकते, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का बैच लेना है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है या वो हमें सब्सक्राइब कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।